बिहार चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है वह रोजगार का है। पार्टी जो भी हो, बियॉन्ड द पार्टी अगर कोई मुद्दा है जनता की तरफ से भी, राजनीतिक दलों की तरफ से भी, वह रोजगार का है। रोजगार के सवाल को लेकर युवा हल्ला बोल की टीम बिहार के तमाम जिलों में सक्रिय है। हमारे साथ युवा हल्ला बोल से जुड़े हुए अनुपम हैं। अनुपम छात्र नेता हैं। छात्र राजनीति को लेकर लगातार दिल्ली से लेकर और देश के तमाम हिस्सों में वह युवा हल्ला बोल के जरिए सवाल उठाते रहे। अगर आप सबको याद हो तो तमाम नौकरियों के सवालों पर सरकारों का जो रवैया रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाते रहे। अनुपम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार में जो रोजगार का सवाल है, क्या वाकई चुनाव का भी सवाल बन रहा है क्या? जी अजय भाई, मुझे लगता है, और खास करके पिछले 10 दिनों से लगातार जो हम लोग एक यात्रा में है इस बोल बिहारी मुहिम के तहत, तो उससे बहुत साफ और बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि बिहारियों के लिए और बिहार के नागरिकों के लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये 3 मुद्दे हैं जो सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इसमें से एक मुद्दा जिसको लेकर आप कहें तो आक्रोश भी है। देखिए, बेरोजगारी तो पूरे देश की एक सबसे गंभीर समस्या है इस समय, और बिहार उसका कैपिटल है। अगर हम कहते हैं कि देश भर में बेरोजगारी, जी बिल्कुल राजधानी है। अगर बेरोजगारी देश की सबसे गंभीर समस्या है तो बिहार उसकी राजधानी है। और बिहार के चुनाव में, चुनावी विमर्श में अगर रोजगार केंद्र में नहीं होता तो ये बहुत अफसोसजनक होता, बहुत दुखद होता, पूरे देश के लिए दुखद होता। और क्योंकि हमने देखा 15 दिन पहले तक की जो बात थी, आप भी ऑब्जर्व कर रहे थे अजय भाई, हो क्या रहा था कि ये राजनीतिक सांठगांठ, मौका परस्ती, ये इंटरनल कोलिशन, कुछ एक्सटर्नल कोलिशन चल रहा है, तरह तरह की चीजें चल रही है बिहार में। वो सारी बातें हो रही थी 15 दिन पहले तक, लेकिन रोजगार को लेकर जिस स्तर पे बात होनी चाहिए थी, मैं 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि सभी पार्टियां, एक दो नहीं, यहां तक कि जो 15 साल से शासन में थे वो भी कह रहे हैं। डिप्टी सीएम का भी मैंने बयान देखा 5-6 दिन पहले, वो कहते हैं कि मुझे मौका मिला तो मैं रोजगार के अवसर सृजित करूंगा। वो खुद डिप्टी सीएम थे, अभी भी डिप्टी सीएम है। बीजेपी वादा कर रही है 19 लाख दे देंगे, आरजेडी वादा कर रही है 10 लाख दे देंगे, कांग्रेस भी प्रॉमिस कर रही है, जेडीयू भी कह रही है। तो सारी पार्टियां रोजगार पर बात करने लगी है। और जो अक्सर चुनावों में हो रहा था पिछले कई वर्षों से हमारे, और पिछले बिहार चुनाव का आपको याद होगा कि ऐसे मुद्दों पर पूरा का पूरा चुनाव निपटा दिया जाता था। मतलब जाति, धर्म, कश्मीर, पाकिस्तान, सारी चीजों को बिहार ले आया जाता था और फिर उसी पर बहसबाजी होती थी, उसी पर सारा मीडिया नैरेटिव होता था, उसी पर सारा बहस होता था और बिहार के लोगों को छल लिया जाता था। तो युवा हल्ला बोल की जो टीम है, हमने सोचा कि हम चुनाव का जो उद्देश्य होता है, एक ये कि सरकार के 5 साल की कामकाज की समीक्षा हो, उन पार्टियों से भी सवाल हो जो बिहार को बदलने का दावा कर रही है। वो कह रही हैं कि हम आएंगे तो बदल, क्या करेंगे कि बिहार बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि नागरिकों के बीच संवाद होना चाहिए। चुनाव एक अवसर होता है, एक पर्व होता है। बात जैसे 10 लाख और 19 लाख, आरजेडी कहती है कि वह 10 लाख रोजगार देगी, सत्ताधारी पार्टी कहती है 19 लाख रोजगार देगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको लगता कैसे है कि ये रोजगार दे पाना उनके लिए संभव है, क्योंकि आप लोग रोजगार पर लगातार काम करते हैं? जी देखिए, भाजपा का ये कहना कि वो 19 लाख रोजगार देंगे, ये मेरे लिए तो हास्यास्पद है। उनके तरफ से ये बात आना, ये वो पार्टी है जो केंद्र में भी पिछले 6 साल से सत्ता में है और बिहार में जो सरकार है उसमें भी उनकी एक अहम भागीदारी है, महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये वो पार्टी है जिन्होंने 2014 में पूरे देश को वादा किया था कि वो सालाना 2 करोड़ रोजगार सृजित करेंगे। हम सब हकीकत जानते हैं, एनएसएसओ का आंकड़ा है जो 2018 के नवंबर दिसंबर में आया था। इसमें कोई कोरोना वायरस की देन नहीं है। और ये 2018 का आंकड़ा है जो कहता है कि बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हमारे पास देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा है एक, अजय भाई, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का,
जिसने बताया कि पहली बार देश में किसानों से ज्यादा बेरोजगारों ने खुदकुशी करना शुरू कर दिया है। ये तो इसी पार्टी की देन है जो आज सत्ता में है, जो 19 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है। और जो बिहार में जो ये सत्ता में है, बिहार में इस वक्त देखिए सिर्फ सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए तो अलग अलग विभागों में कुल 4 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। शिक्षकों के 2,75,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए सिर्फ बिहार में। पूरे देश में 11 लाख से ज्यादा पद खाली है, बिहार में सबसे ज्यादा खाली है। पुलिस विभाग में 50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में पद खाली पड़े हुए हैं। तो ये तो सरकार चला रहे थे ना, इनको कौन रोक रहा था इन पदों को भरने में? जी 15 साल से चला रहे थे। 15 साल से चला रहे हैं। बीच का 1 साल अगर निकाल दे जो 2015 से 16-17 तक का, उसके अलावा ये लगातार सरकार चला रहे हैं। तो अगर आप 19 लाख रोजगार दे सकते हैं, अगर चलिए एक बार को हम प्राइमा फेसी आपकी बात मान ले, तो आप इन 15 सालों से कर क्या रहे थे? कैसे 4 लाख पद खाली पड़ गए? वो 19 लाख क्यों नहीं दे दिया आपने? और किसी ने, मेरे साथी ने मजाक में कहा कि आप ये 19 लाख एक्स्ट्रा देंगे या जो 2 करोड़ हर साल दे रहे हैं उसमें से काट काट के देंगे? तो ये भी सवाल होना चाहिए बीजेपी वालों से। एक बात और कि आप लोग लगातार युवाओं में घूम रहे होंगे, और यह जो आप बात कर रहे हैं 19 लाख के वायदे की या 2 करोड़ की, युवा और सरकारी दावे के बीच वह गैप कहाँ है जो बार बार सरकार जनता को उल्लू बना देती है और युवा छला जाता है? यह गैप क्या है? मुझे लगता है अजय भाई कि जो कमी है वो हम नागरिकों के स्तर पे है। हम लोग पर्याप्त ढंग से सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं करते हैं। हम, एक सरकार वादा करती है, उसके वादे के आधार पर उसको चुन लेते हैं, फिर वो सरकार जो है उल जलूल मुद्दों में उलझा देती है, और अगला चुनाव जब आता है तो कोई दूसरी पार्टी वादा करती है, फिर हम उसके वादे पर भी सवाल नहीं करते। मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल आज कह रही है कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, तो 10 लाख रोजगार देने का जो ब्लूप्रिंट है, उसके फाइनेंसेस से लेकर किन किन विभागों में कहां कहां देंगे, मेरा मानना है कि संभव है। वैसे 10 लाख रोजगार देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जवाब तो आना चाहिए राजद की तरफ से ना। ये युवा अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आना चाहिए। ये हम जवाब दें, आंकड़ा भी होना चाहिए। तो जब तक जनता ये सवाल नहीं करेगी तब तक वो बारी बारी से एक दूसरे तीसरे से छली जाती जाएगी। आज इसने वादा किया, उसके वादे पे छल गए, उसने पूरा नहीं किया वादा, फिर दूसरे इस एक पे आक्रोश है, दूसरे की बात मान लिया, फिर तीसरी की बात मान लिया। इससे जनता का तो कोई भला होता नहीं है। लेकिन एक बार अगर हम तय कर ले कि सरकारें जो वादा करके सत्ता में आती है, पार्टियां जो सत्ता में आती है वादे करके, उन वादों पर उनको जवाबदेह ठहराया जाए। अच्छा, एक अपने बात जनप्रतिनिधि, मैं बिहार लगातार घूम रहा था, एक बात जो आप लोग ही पूछते हैं, हम लोग ही पूछते हैं कि आप प्रतिनिधि को क्यों वोट देते हैं? लोगों ने तमाम जवाबों में कहा है हम लोगों से कि हम जाति के आधार पर नहीं वोट देते, हम मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं। प्रतिनिधि ने, विधायक प्रत्याशी ने वादा किया कि हम ये सड़क, ये नाली, ये रोजगार, ये नौकरियां दिला देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो कुछ नहीं करता है। मतलब बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि हम क्या करें? अगर जीत मुझे कोई उपाय नहीं दिखता है तो क्या करें? जी, एक जो उसका कारण समझ में आता है मुझे अजय भाई, और मैं इस बिंदु पर भी आपने जो सवाल पूछा ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हमारी चुनावी राजनीति के लिए, बिहार के लिए भी। और इस पर मैं प्रतिदिन बात कर रहा हूँ, जहां जहां भी बातचीत हो रही है युवाओं से खास करके, और बाकी नागरिक, हर तरह, हर वर्ग, हर उम्र के नागरिकों से भी। वो ये कि हम लोगों ने क्या किया है कि वो जो पार्टी के जो बड़े नेता है, जो सुप्रीमो है दिल्ली पटना में बैठे हुए, उनको देखकर अपने उम्मीदवार चुनने लग गए। हमारा जो एमएलए का जो कैंडिडेट है या लोकसभा चुनाव में जो सांसद का जो उम्मीदवार होता है, हम न उससे सवाल करते न सोचते हैं, हम वोट ही देने लगे हैं सीधा मोदी जी को, मतलब राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री चुनने लगे हैं। प्रेसिडेंशियल हो गए हम, संसदीय लोकतंत्र में है, जहां पे हम अपना जनप्रतिनिधि चुनना था, हमको हमारे जनप्रतिनिधि को अपना नेता चुनना था जो मुख्यमंत्री बनता। लेकिन जो छला जाने का जो एक बड़ा कारण मुझे समझ आता है वो ये है कि हमने अपने जनप्रतिनिधि को चुनना ही बंद कर दिया है। तो जो हमारा एमएलए होता है उसको पता है कि भाई उसको वोट, इस कारण से उसको वोट ही मिला है मोदी जी के कारण, उसको वोट ही मिला है लालू जी के कारण।
तो वो लालू जी और मोदी जी के आगे पीछे करेगा 5 साल। वो 5 साल आपके विधानसभा क्षेत्र के गली मोहल्लों में क्यों घूमेगा? वो दिल्ली पटना में घूमेगा कि अगली बार भी टिकट सुनिश्चित रहे। तो जब जनता वोट इस आधार पर देने लग जाए कि हम एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो सदन में जाकर हमारी बात करे, जो किसी सुप्रीमो के आदेश से नहीं, नागरिकों के आदेश, जिसको जनादेश कहते हैं हम लोग, उसके आधार पे काम करे, तो पार्टियां मजबूर हो जाएंगी नंबर 1 सही कैंडिडेट्स को चुनने के लिए, और नंबर 2 नागरिकों का सही मायने में सशक्तिकरण होगा, जो लोकतंत्र का हमारा उद्देश्य रहा है। हो ये गया है कि पूरा ये मैसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन के जरिए, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी योगदान है, हमारे माइंड को ब्रेन वॉश कर लिया गया है। हम समझिए कि गोपालगंज में बैठ के मोदी जी को वोट देते हैं, विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी को वोट देते हैं। अब मैं तो पिछली बार कहता था, मैं किसी को सुपौल में कहता था कि भाई आप मोदी जी को वोट देना है बिल्कुल दीजिए, लेकिन बनारस जाइएगा तब न दीजिएगा, सुपौल में कैसे दे दीजिएगा? लेकिन लोग दे रहे हैं ना। तो ये एक बड़ा कारण है। और मैं एक उदाहरण से अगर बताना हो, ये जो फिनोमिना है इसका असर क्या हो रहा है। देखिए, एक बार क्या हुआ कि कई युवा जो यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे मिलने आए, जो सीसैट के अफेक्टेड थे, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो 6 साल चला, जिसको बाद में सरकार ने भी माना कि ये भेदकारी था। तो लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे देश में जिनके ऊपर वो असर पड़ा उस 6 साल का, जिनकी उम्र बीत गई उस पूरे 6 साल के दौरान, और उनकी मांग है कि हमको कंपेंसेटरी अटेम्प्ट मिलना चाहिए। उन्होंने आके मुझसे कहा कि भैया 250 से ज्यादा सांसदों ने हमारे पक्ष में चिट्ठी लिखी है अपने अपने लेटर हेड पे, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन उन 250, समझिए आप, 250 से ज्यादा सांसद अगर एक मांग पर अपने अपने तरफ से चिट्ठी लिखे, मांग पूरी होना बहुत दूर की बात है, उस मांग की सुनवाई तक न हो, तो क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? और अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तो वही कारण है जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो ये है कि जो ऊपर बैठे जो नेता है, मान लीजिए मोदी जी है, उनको पता है कि ये जो सांसद मुझे चिट्ठी लिख रहा है इसकी हैसियत नहीं है कुछ, ये मेरे कारण सांसद, और जो सांसद चिट्ठी लिख रहा है उसको भी पता है कि भाई मुझे तो इन लोगों को, इन लोगों ने जो घेर लिया है ना, इनसे बचने के लिए चिट्ठी लिखना है। तो जो सांसदों की या जनप्रतिनिधियों की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए थी, जो सोचा गया था हमारे संविधान में, जो हमारी पूरी संसदीय प्रणाली में जिस ढंग से उसका पूरा मॉडल था, तो वो पॉलिटिकल अथॉरिटी सांसदों विधायकों की तो छोड़िए, मंत्रियों की नहीं रही। आज के समय में सत्ता केंद्रीकृत हो गई है, एक जगह से सब कुछ चलता है, जो होना है एक जगह से होना है। जब ऐसा हो जाए तो फिर सांसद विधायक काम क्यों करेंगे क्षेत्र में? वो तो फिर जी, पढ़ाई लिखाई और कमाई को लेकर चूंकि युवा हल्ला बोल बिहार में कर रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव तक युवा मोदी मोदी कर रहे थे। तमाम परीक्षार्थी और परीक्षाओं में शामिल युवा भी कहते थे मोदी जी नौकरी देंगे। क्या इस बार जब पढ़ाई लिखाई और कमाई का कैंपेन युवा हल्ला बोल लेकर गांव देहातों या शहरों में जा रहा है या लोगों को जागरूक कर रहा है, तो क्या इस बार भी वही मोदी जी हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, या फर्क आया है? नहीं, फर्क आया है, मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि फर्क आया है। मुझे लगता है कि लोग अभी भी पूरी तरह से मुखर होके खुलकर अपनी बात तो नहीं कह रहे हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन लोगों के जहन में अंदर कहीं ये आभास हुआ है कि खास करके युवाओं में, मैं युवाओं की बात अभी कर रहा हूं, उनको ये आभास तो हुआ है कि वो छले जा रहे हैं। उनको ये आभास तो हुआ है कि ठीक है, बाकी कई मुद्दे हैं जिनपे उन युवाओं का भी समर्थन है मोदी को, ये भी मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन जहां पे रोजगार की बात आती है, जहां पे शिक्षा की बात आती है, तो बहुत आक्रोश है कुछ युवाओं में, कुछ समूहों में, जहां पे कि स्थानीय स्तर पे नेतृत्व है, वहां पे वो आक्रोश दिखता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि एक समझिए हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, युवा आबादी, और उसके अंदर एक गुस्सा पनप रहा है, बारूद पनप रहा है, और वो किसी दिन फूटेगा। वो अभी बड़े वर्ग को दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारे देश का, वो उसको दिखा नहीं रहा है। लेकिन वो जब गुस्सा फूटेगा तो ये सरकार संभाल नहीं पाएगी, और मुझे लगता है कि गुस्सा फूटने की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आया है, लेकिन अंदर है सबके, ये मैं महसूस कर रहा हूं। जब बातचीत करता हूं तो वो निकलता है बाहर। चलिए, अगर गुस्सा हो तो राजनीति में ही तो दिखाई देगा, वह तो वोट में, गिनती में दिखाई देना चाहिए।
तो आपको लगता है कि दिखेगा इस बार बिहार के चुनाव में, अगर पक्ष विपक्ष को छोड़? जी जी, देखिए हम जैसे हमारा जो ये कैंपेन भी जो है, जो ये डॉक्यूमेंट है, ये उल्टा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जी जी, इसमें हमने 11 सवाल, ये 11 पॉइंट एजेंडा है, 11 बिंदुओं पे हमने तथ्यों के आधार पर सवाल बनाए हैं। पूरा का पूरा मुहिम जो है वो यही एजेंडा सेंट्रिक है। हम ना किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ना किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हम कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, पार्टियों से सवाल कर रहे हैं और नागरिकों से संवाद कर रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा कि क्या ये आक्रोश, ये गुस्सा या कम से कम असंतोष, अभी मुझे लगता है शायद आक्रोश के रूप में कईयों को दिख नहीं रहा है। मैं मानता हूं कि आक्रोश है, अंदर है, वो निकला नहीं है पूरी तरह से बाहर, लेकिन असंतोष तो कईयों को दिख भी रहा है। वो किस तरह से वोट में दिखेगा जब आप पूछते हैं, तो देखिए जो विडंबना है इस वक्त हमारे देश की भी इन जनरल और बिहार की तो बिल्कुल ही, वो ये कि लोगों में विकल्प की कमी का होना, ये बहुत स्पष्ट तौर पे दिखता है। हम लोग भले कहने लग जाते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, एनडीए ने खराब काम किया तो विपक्ष को उसका फायदा मिल जाएगा, होता ही है, विपक्ष को फायदा मिलता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का असंतोष है युवाओं में, मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर ये नहीं कह सकता हूं कि इसका का सारा फायदा जो है विपक्ष को मिल जाएगा, क्योंकि विपक्ष की अपनी क्रेडिबिलिटी भी बहुत हाई नहीं है उन युवाओं में। जिन युवाओं में मोदी जी को लेकर या नीतीश जी को लेकर असंतोष है, मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि एक उन युवाओं के भी एक बड़े वर्ग में तेजस्वी जी को लेकर या ये जो पासवान जी के पुत्र हैं उनको लेकर, इन लोगों को लेकर कोई बहुत विश्वसनीयता है, ये मुझे नहीं लगता है। ये जो भीड़ अभी दिख रही है वो अच्छी बात है, भीड़ है, लोग समर्थन में आ रहे हैं, महागठबंधन के साथ होने के कारण मोबिलाइजेशन भी हाई है। मैं नहीं मानता हूं कि आम युवा जो है वो हो सकता है वोट दे दे, लेकिन वो इनकी भीड़ में आ रहा है, इस भीड़ में वो नहीं आ रहा। ये जो भीड़, जो पॉलिटिकल भीड़ हम देख रहे हैं, इसमें वो आम युवा रोजगार के कारण गुस्से में है और वो विपक्ष की भीड़ में चला गया, ये मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं अपनी यात्राओं में। हो सकता है कि उसका मैनिफेस्टेशन वोटिंग के तरीके से हो, चुपचाप वो सरकार के खिलाफ वोट कर दे, चुपचाप विपक्ष के समर्थन में वोट कर दे, लेकिन विकल्प की कमी का होना ये बहुत बिल्कुल सामने से दिख रहा है। हर यात्रा में, हर बातचीत में, हर बैठक में, हर संवाद में ये सवाल आ रहा है जय भाई कि ठीक है, सारी बातें तो ठीक है, आप ये बताइए कि हम कैसे ट्रस्ट करें राष्ट्रीय जनता दल पे, हम कैसे ट्रस्ट करें इस वक्त की कांग्रेस पे, ये सवाल आ रहा है। और मैं तो कम से कम नहीं बता सकता हूं कि ट्रस्ट करना चाहिए। शुक्रिया आपका, आप बने रहें। और युवा हल्ला बोल लगातार कमाई, लिखाई और पढ़ाई, कम से कम यह बात उठा रहा है, यह खुशी की बात है युवाओं में, क्योंकि आमतौर पर पार्टियां जाति और धर्म के आसपास ही खेल रही हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि अगले चुनाव तक और ज्यादा आप लोगों का असर होगा इस दिशा में, जनता भी सोचेगी, युवा भी सोचेंगे। लेकिन मूल मुद्दा ये अच्छी बात है कि बिहार जैसे राज्य में जहां रोजगार का सवाल 2-3 दशक पहले बन जाना चाहिए था, कम से कम देर से ही सही इस चुनाव में बना है। शुक्रिया। जी।